वही मयरा की तीखी बातें सुनकर सानिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सबको उसके लिए बुरा लगता। लेकिन सुबह की घटना याद होने के कारण कोई भी मयरा से कुछ नहीं कह पाता। पर माही जी से सानिया की आंखों में आंसू देखकर से रहा नहीं गया, तो वो मायरा को डांटते हुए बोलती है, मायरा, यह क्या तरीका सानिया से बात करने का? अभी के अभी उससे माफी मांगो। से सॉरी तो हर सॉरी माय फुट। और आपको इतनी क्या परेशानी हो रही है? अगर मैं अपने डैड की गोद में पैर रखे हुए हूं तो ऐसा तो नहीं कि आपने कभी उनसे अपने पैरों की मसाज ही न कराए हो? मायरा ने ये कहते हुए माही जी की तरफ देखा। मायरा की बात सुनकर सभी चौंक गए और माही जी का चेहरा गुस्से या शर्म से पता नहीं पर लाल हो गया। वह चिढ़कर मायरा से बोलती है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? चुप हो जाओ। उनकी बात सुनकर मायरा उन्हें और चिढ़ाते हुए बोलती है, मैं क्यों चुप हूँ? बताओ आप, क्या मैंने कुछ गलत कहा? जब आपके पैरों में दर्द होता होगा तो क्या मेरे डैड उनकी मसाज नहीं करते होंगे? और क्या वो आपको? इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, केएसआर ने उसे बीच में टोकते हुए सख्त लहजे में कहा, चुप हो जाओ मायरा। पर ये मायरा कुछ कहना चाहती थी, पर केएसआर उसे फिर से बीच में टोकते हुए बोलते हैं, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी? केएसआर की बात सुनकर मायरा ने आंखें घुमाई, लेकिन चुप हो गई। उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान थी, जिसे किसी ने नहीं देखा क्योंकि उसका सिर जानकी जी की गोद में था। केएसआर के कान की नोक भी लाल हो गई थी मायरा की बात सुनके, पर उन्होंने कोई भाव नहीं दिखाया। वहां का माहौल एकदम अजीब अकवर्ड हो गया था। सभी लोग इधर उधर को देखने लगे थे। केएसआर ने माही जी की ओर देखा, जिनका चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वह मायरा की बातों से बेहद असहज महसूस कर रही थी। केएसआर की आंखें माही जी के लिए बहुत नर्म थीं, और उनमें बस प्यार ही प्यार था। हाँ, वो दिखाते नहीं थे, पर वो उनसे बहुत प्यार करते। बहुत अरसे के बाद मिली थी उनकी ये इनोसेंट वाइफ उन्हें। बात को बदलने के लिए केएसआर ने माही जी की तरफ देखते हुए एक नौकरानी मेड से कहते हैं, जाओ, जाकर थोड़ा और ले आओ मायरा के पैरों की मसाज करने के लिए। उनका इशारा समझकर माही जी ने तुरंत कहा, मैं लाती हूँ, और इतना कहकर वह तेजी से वहां से चली जाती है। उन्हें इस तरह भागते हुए देखकर केएसआर के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जिसे उन्होंने बड़ी खूबी सबसे छुपा लिया। उनकी बात सुन दादी उनसे पूछती है कि मायरा के पैरों में क्या हुआ है, तो वो उन्हें बताते हैं कि थोड़ी सूजन स्वेलिंग है। कुछ देर बाद जब माही जी ऑयल लेकर आती है, तो केएसआर और माही जी मिलकर मायरा के पैरों की हल्के हल्के मसाज करने लगते हैं। मायरा को इससे बहुत आराम मिलता है और वह थोड़ी देर में ही सो जाती है। बाकी सब लोग हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, पर एक शख्स था जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और वह थी सानिया। सानिया को मायरा से बहुत जलन हो रही थी। उसे लग रहा था कि मायरा को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो सिर्फ उसका होना चाहिए था। सानिया ये सोचकर जल रही थी कि मायरा ने उसकी इतनी बेइज्जती की, फिर भी उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, और अब मोम, डैड और दादी कैसे उसकी सेवा कर रहे हैं। वो सोचती है कि दादी ने तो उसे कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया, और डैड जो हमेशा अपने ठंडे स्वभाव कोल्ड और अर्थ में रहते हैं, उनके सामने तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती कुछ बोलने की। इसी तरह सानिया मन ही मन मायरा को कोस रही थी। थोड़ी देर बाद जब मसाज हो जाती है तो दादी मायरा को प्यार से जगाती है, एंजल बच्चा, उठ जाओ, कुछ खा लो, तुमने दोपहर का खाना भी ठीक से नहीं खाया था, बाकी का रात में सो जाना। उनके जगाने पर मायरा उठकर बैठ गई। अब वह पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। मायरा ने अपनी दादी को एक वार्म हग दिया। तभी उसकी नज़र दादी की आंखों पर पड़ी, जिन्हें देखकर वह थोड़ा हैरान हुई। वह थोड़ा पीछे होकर दादी की तरफ देखते हुए बोलती है, दादी, आपकी ये आंखें ये हरी क्यों हैं? क्या आपने लेंस लगाए हैं? मायरा अपनी दादी की हरी आंखें देखकर उनसे ये सवाल कर रही थी, क्योंकि जब वह आई थी तब उसकी दादी की आंखें काली थी। वह उनकी हरी आंखें देख थोड़ी हैरान थी। मायरा का सवाल सुनकर उसकी दादी हल्के से मुस्कुराती और बोलती है, अरे पागल, ये कोई लेंस नहीं है। लेंस तो मैंने तब पहने थे जब तुम आई थी, भूल गई क्या? बचपन में भी देखी है तुमने मेरी आंखें। उनकी बात सुनकर मायरा सोच में पड़ गई। उसे सच में याद नहीं था कि उसकी दादी की आंखें भी उसकी और उसके डैड की तरह हरी थी। तभी जानकी जी ने आगे कहा, ये असली है जो मुझे मेरे डैड से मिली, और मुझसे तेरे डैड को, और तेरे डैड से तुझे। तुझे क्या लगता है तेरी ये आंखें हरी क्यों हैं? ये हमारी खानदानी निशानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती है, और जिसके पास ये हरी आंखें होती हैं
वह बहुत खास होता है, जैसे कि तुम हो। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगती हैं। वहीं कोई था जिसकी आंखों में गुस्सा भर आया था। जानकी जी की बातें सुनकर और सानिया ने भी गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। उसे इन हरी आंखों से सख्त नफरत थी, क्योंकि वे उसके पास नहीं थी। तभी एक नौकरानी मेड मायरा के लिए चाय निकाल कर देती है। मायरा चाय का कप लेकर उसका एक शिप लेती है और शिप लेते ही स्वाद से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। चाय बहुत स्वादिष्ट टेस्टी थी और माया को चाय बहुत पसंद थी। अभियान उसके लिए हमेशा स्पेशल चाय बनाता था। पहली बार चाय उसने अभियान के हाथों से ही पी थी और उसी दिन से वह उसकी पसंदीदा फेवरेट बन गई थी। चाय का घूंट लेते ही उसके जहन में अभियान के साथ बिताए वो सारे पल एक एक करके आने लगते हैं और उसका दिल जोरों से धड़क उठता है। दूसरी तरफ गोल्डन आइलैंड अभियान अपने कमरे की बालकनी में बैठा था। उसके सामने 2 चाय के कप रखे थे, एक उसका और दूसरा माया का। दोनों में से भाप निकल रही थी, जिससे पता चल रहा था जैसे चाय अभी ही बनाई गई हो। अभियान एकटक उन कपों को देख रहा था, तभी अचानक उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे अभियान अपना हाथ अपने दिल पर रखता है और खुद से कहता है, और कितना तड़पाओगी जाना, अब लौट आओ ना। देखो, मैं रोज तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा चाय बनाता हूँ, इस उम्मीद में कि हम फिर से एक साथ बैठकर सूर्यास्त सनसेट का नज़ारा देखेंगे। फिर थोड़ा रुक वो अपनी टूटी हुई आवाज में आगे कहता है, न तुम मुझे मरने दे रही हो और जीना तो मैं तुम्हारे सिवा सोच ही नहीं सकता। जब भी सोचता हूँ मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊं, तो ये दिल जोर से धड़कने लगता है, जैसे तुम मुझे रोक रही हो और बता रही हो कि तुम यहीं हो, मेरे आसपास। मैं क्या करूं जाना, क्या करूं? इतना बोलकर वह अपना सिर सोफे से टिका देता है और उसकी आंख से एक आंसू गिर जाता है। वहीं दादी जब मायरा को कहीं खोया हुआ देखती है तो उसे हिलाते हुए कहती है, क्या हुआ एंजल, कहाँ खो गए आप? फिर वो उसके हाथ में चाय का कप देखती है और उसे देखकर कहती है, आप अपना कप हमें दीजिए, हम आपको कॉफ़ी देते हैं। हमें ध्यान ही नहीं रहा कि आपके कप में चाय है और आपको चाय पसंद नहीं है। इतना कहकर वह उससे कप लेने लगती है, पर मायरा उन्हें रोकते हुए कहती है, ओह माय ब्यूटीफुल दादी, आपसे किसने कहा कि हमें चाय पसंद नहीं? चाय तो मेरी फेवरेट है। दादी उसकी बात सुनकर कहती है, पर बेटा, आप पहले तो कभी चाय नहीं पीती थी, आपको इसकी महक भी पसंद नहीं आती थी। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली वाली मायरा को चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी। दादी की बात सुनकर मायरा के हाथ रुक जाते हैं और वह एक बार केएसआर को देखती है, जो उसे ही अपनी गहरी आंखों से देख रहे थे। फिर मायरा दादी को देखते हुए अपनी गहरी और रहस्यमयी आवाज में कहती है, वक्त के साथ सब बदल जाता है दादी, चाहे इंसान हो या पसंद। तो बस मेरी भी पसंद अब बदल गई है। दादी उसकी बात सुनकर सिर हिला देती है, जैसे कह रही हो, ठीक है, तुम्हें जो पसंद हो वो करो। सभी लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे, उसकी गर्माहट सबके होंठों पर महसूस हो रही थी। मायरा भी चाय का स्वाद ले रही थी, पर उसका मन कहीं और था। हर एक घूंट के साथ वो अभियान की यादों की गहराइयों में उतरती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका चेहरा घूम रहा था, उसकी बातें कानों में गूंज रही थी। वो पूरी तरह अभियान ख्यालों के में खोई थी। उसके होठों पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज ने उसे उसके हसीन ख्यालों की दुनिया से बाहर खींचा। मायरा बच्चा, आपके डैड ने आपको बताया क्या? वो आपकी बात मानने को तैयार हो गए हैं। आपकी वो जिद, वो इच्छा उन्होंने पूरी कर दी है जिसकी वजह से आप उनसे नाराज थी। जानकी जी ने मायरा को देखते हुए कहा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसमें वो खुशी नहीं थी जो हमेशा होती है। शायद वो खुद यह नहीं चाहती थी, पर अपनी पोती की खुशी के लिए वो मजबूर थी। जानकी जी की बात सुनकर केएसआर एक पल के लिए जम से जाते हैं। उनकी आंखें गहरी हो जाती हैं और बाकी सब भी उनकी तरफ देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि जानकी जी किस बारे में बात कर रही हैं। मायरा उनकी बात सुनकर एक पल के लिए रुकती है, उसकी भौहें चढ़ जाती है, जैसे उसे कुछ याद आया हो, पर वह अपना सिर झटक देती है, ये सोचकर कि शायद जो वह ज्यादा सोच रही है ये हो ही नहीं सकता। इतना सोच मायरा भी सबकी तरह जानकी जी की तरफ एक उलझी कंफ्यूजन भरी नजर से देखती है, मानो उनसे पूछ रही हो कि कौन सी बात। जानकी जी मायरा की आंखों का सवाल समझकर उसे कुछ बताती, इससे पहले ही कर उन्हें बीच में टोक अपनी शान पर सख्त आवाज में बोलते हैं, आप रहने दीजिए माँ, मैं बाद में मायरा से इस बारे में बात कर लूंगा। उनकी बात सुनकर जानकी जी को कुछ अजीब लगता है।
वह जानती थी कि केएसआर मायरा के इस फैसले से खुश नहीं है, पर फिर भी उन्होंने मायरा के लिए यह फैसला लिया है। फिर भी अभी तक उन्होंने मायरा को इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया, ये सोच वह सीधे उनके तरफ देखते हुए सवाल करती है, आपने अभी तक मायरा को इस बारे में कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं, पर सही समय आने पर मैं बता दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। केएसआर जानकी जी को कुछ भी बताने से रोकने के लिए कहते हैं। उनकी आवाज में कोई भाव नहीं था। पर कुश, आपका सही समय कब आएगा? कल शाम को ही भाई साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते बाद सेरेमनी रखेंगे, सबको इनविटेशन भेजना है, इतनी सारी तैयारियां करनी है और आप अभी भी सही समय का इंतजार कर रहे हो। कहते कहते जानकी जी रुकती हैं, फिर गहरी सांस लेकर आगे कहती हैं, हम जानते हैं कि कुश आप इस रिश्ते से खुश नहीं हो, पर अब तुम मायरा की खुशी के लिए फैसला ले चुके हो और अब आप इससे पीछे नहीं हट सकते। उनके इस सवाल पर कुशा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलकती है। बाकी सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह किस बारे में बात हो रही है और किस चीज की सेरेमनी है जो 1 हफ्ते बाद होने वाली थी। सिर्फ दादाजी को छोड़कर, क्योंकि उन्हें जानकी जी ने पहले ही इस बारे में बता दिया था। पहले तो वह भी राजी नहीं थे, पर मायरा की खुशी के लिए मान गए थे। जानकी जी और केएसआर की बात सुनकर मायरा का दिल एक पल के लिए जोर से धड़कता है। उसे एक अजीब सी घुटन उसके सीने में होने लगती है, जैसे जानकी जी ठीक उसी बात का जिक्र कर रही हो जिसका बारे में वो सोच रही हो, जो वह कभी नहीं चाहती थी। ये सोचते ही उसकी पकड़ चाय के कप पर कसती चली जाती है, इतनी कि उसे खुद भी इसका एहसास नहीं होता है। वह तिरछी नजरों से कुश की ओर देखती है। उसकी आंखों में पहले जो उलझन थी, अब धीरे धीरे उनमें गुस्से भरने लगा था। माँ, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा और समय चाहिए कि हमें ये रिश्ता करना है या नहीं। केएसआर जानकी जी की ओर देखते हुए कहते हैं। उन्होंने मायरा की आंखों में भरा गुस्सा देख लिया था और वह नहीं चाहते थे कि मायरा अपना गुस्सा सबके सामने दिखाए। उन्होंने यह फैसला अपनी मायरा के लिए लिया था, पर अब वह पहले वाली मायरा नहीं है। ये बात वह अच्छे से जानते थे, चाहे कोई और जानता हो या नहीं। यह क्या कह रहे हो आप? कुश, इतने बड़े फैसले बार बार बदले नहीं जाते हैं, और आप तो कभी अपने लिए हुए फैसले पर 2 बार नहीं सोचते, फिर आज क्यों? ये बात आप भी अच्छे से जानते हो कि अपने कैसे ये रिश्ता कराया है और अब आप जुबान दे चुके हो। और एक राठौर अपनी जुबान से कभी नहीं पलटता, इसलिए अब ये रिश्ता होगा किसी भी कीमत पर, और आप अपने फैसले से मुकर नहीं सकते। दादाजी केएसआर की बात पर अपनी कड़क और भारी आवाज में बोलते हैं। उन्हें केएसआर की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इस लोगों की बहस को देख दीपिका से रहा नहीं जाता। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, हमें भी तो बताए कुछ। दादी, आप किस बारे में बात कर रही हैं और किस चीज की रस्म है जो 1 हफ्ते बाद है? किसका रिश्ता तय हुआ है? उन लोगों को आपस में ही बात करता देख जब दीपिका से और रहा नहीं जाता तो वह बीच में बोल पड़ती है। सानिया भी यह जानने के लिए बहुत बेताब थी कि आखिर किसका रिश्ता तय हुआ है, कहीं उसका और विक्की का तो नहीं। यही सोच उसकी आंखों में एक उम्मीद चमक उठाती, क्योंकि घर में सबको पता है कि वह विक्की को कितना पसंद करती है। वह यही सब मन ही मन सोच नाच रही थी। बाकी सब भी अब जानना चाहते थे कि आखिर किसका रिश्ता तय हुआ है। दीपिका की बात सुनकर जानकी जी एक बार केएसआर की तरफ देखती हैं, जिनकी आंखें सख्त हो चुकी थीं और मुठ्ठियां कस चुकी थीं। लेकिन उनका ध्यान मायरा पर नहीं गया, जिसका चेहरा हद से ज्यादा ठंडा हो गया था और उसके आसपास एक अजीब सा माहौल बन गया था। जानकी जी एक नज़र केएसआर को देखकर सबकी तरफ देखते हुए कहती हैं, हमने मायरा का रिश्ता तय कर दिया, विक्रम के साथ है। थोड़ा रुककर वह आगे कहती हैं, बिना ये ध्यान दिए कि उनके कहे हर एक शब्द के बाद मायरा की पकड़ उस कप पर कसती जा रही थी, और 1 हफ्ते बाद मायरा और विक्रम की सगाई है। उनकी बात सुनकर सब लोग जैसे सदमे में चले जाते हैं। किसी को उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि सानिया बचपन से विक्रम को पसंद करती आई है। सानिया, जो अब तक मन ही मन खुशियां मना रही थी कि शायद उसका रिश्ता विक्की के साथ होगा, जैसे ही उसने ये सुना, उसका चेहरा एकदम से काला पड़ गया। उसके चेहरे की मुस्कान एक झटके में गायब हो गई और उसकी जगह काले बादलों ने ले ली। जानकी जी बात सुन दीपा जी अपनी शौक भरी आवाज में ही जानकी जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, माँ, यह आप क्या कह रही हैं? अचानक से कैसे ये रिश्ता, और वो भी मायरा के साथ? और आप तो अच्छे से जानती हैं ना कि सानिया बचपन से विक्रम विक्की को पसंद करती है। फिर आप उसका रिश्ता मायरा के साथ कैसे करा सकती हैं?
गीता जी भी उनका साथ देते हुए बोलती है, हाँ माँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये तो सही नहीं है ना। ऐसे तो सानिया का दिल टूट जाएगा। बेचारी बच्ची कितना प्यार करती है विक्रम से। विक्रम भी तो सानिया को पसंद करता है, फिर वह मायरा से सगाई कैसे कर सकता है? उन लोगों का बहस करता देख दादी अपनी सख्त आवाज में कहती है, विक्रम की हाँ है इस रिश्ते के लिए और हमें अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी, समझे? आप लोग घर के बड़े फैसला ले चुके हैं। उनके इस तरह से कहने पर सब चुप हो जाते हैं, कोई कुछ बोल नहीं पाता। सबकी नजरें सानिया पर जाती हैं, जो इस बात को सुनकर जैसे सदमे में चली गई हो। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। सबको उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। दीपिका उसको ऐसी हालत में देखकर गले लगा लेती है। सबका ध्यान सानिया पर ही था, तभी सभी के कानों में एक तेज चट की आवाज आती है, जिसे सुनकर सब चौंककर उस तरफ देखते हैं जहां से वह आवाज आई थी। और बाहर देखते ही सबकी आंखें डर से बड़ी हो जाती और माही जी चीख निकल जाती है, मायरा। मायरा, जिसने जैसे ही सुना कि उसका रिश्ता विक्रम के साथ तय हो गया है और 1 हफ्ते बाद उसकी सगाई है, वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और अपने हाथों में पकड़ा कप इतने जोर से दबा देती है कि वह कप उसके हाथ में ही टूट जाता है। उसका आधा हिस्सा मायरा के हाथ में घुस जाता है, जिससे भारी खून, हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, बहने लगता है। वहीं बाकी सब जैसे ही मायरा के हाथ को देखते हैं, एक पल के लिए सब डर जाते हैं क्योंकि खून बहुत तेजी से बह रहा था। लेकिन मायरा को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और उसका सिर नीचे झुका था, इसलिए किसी को उसके चेहरे के हाव भाव नहीं दिख रहे थे, जो बहुत डार्क हो चुके थे। अभी तक जो हवा सुकून दे रही थी, उसकी जगह एक अजीब सी ठंडक ने ले ली थी। सब लोग सानिया को छोड़कर जल्दी मायरा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। दादी जल्दी से किसी को फर्स्ट एड लाने को कहती हैं। माही जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं मायरा के हाथ को देखकर। KSR, जिन्हें खुद मायरा के इस एक्शन की उम्मीद नहीं थी, वह जल्दी से मायरा का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और उस फंसे हुए टुकड़े को निकालते हैं, जिसे देख सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। माही जी के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने मायरा को एक तरफ से गले लगाया हुआ था ताकि उसे ज्यादा दर्द न हो, लेकिन उनके खुद के कंधे कांप रहे थे। वहीं मायरा को तो जैसे दर्द ही नहीं हो रहा था। जब KSR ने उसके हाथ से वह कांच का टुकड़ा खींचा, तब उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाईं। उसके दिमाग में बस अभियान चल रहा था। उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका दिमाग कुछ पल के लिए खाली ब्लैंक हो गया था। न उसे कुछ दिखाई दे रहा था और न सुनाई। जब बात अभियान की आती तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता था। KSR उसकी ड्रेसिंग कर रहे थे जल्दी जल्दी, पर खून रुक नहीं रहा था। शायद तक ज्यादा गहरा था, इसलिए शायद टाँके लगाने की जरूरत थी। गौतम ने पहले ही डॉक्टर को बुला लिया था, जो कुछ देर में ही पहुंचने वाले था। तभी मायरा की आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है और वह माही जी के पेट पर सिर रखे हुए ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि माही जी खड़ी होकर उसे गले लगाए हुए थी और मायरा सोफे पर बैठी थी। जब माही जी को अपने पेट पर कुछ भारी महसूस हुआ, तो उन्होंने नीचे देखा कि मायरा का सिर उनके पेट पर रखा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। माही जी ने अपने हाथों में मायरा का चेहरा पकड़ा और उसे ऊपर उठाया, तो देखा कि मायरा बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर वह बहुत घबरा जाती है और मायरा के गालों को थपथपाकर उसे जगाने लगती है। मायरा, बच्चा उठो। क्या हुआ मायरा? मायरा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ देखो, देखो मायरा को क्या हुआ है। वह आंखें नहीं खोल रही है। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जिस प्यार को वह इतने सालों से अपने दिल में छुपाए बैठी थी, अब चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। KSR मायरा को देखते, जो बेहोश हो चुकी थी, उसे देखकर एक पल को वह भी डर जाते हैं, पर वह जानते थे कि मायरा अभी शारीरिक फिजिकली रूप से ज्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग नहीं है। 2 दिन पहले ही उसे होश आया था। उन्होंने मायरा को माही जी की बाहों से अपनी बाहों में लिया और माही जी को शांत कराते हुए कहा, माही, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है मायरा को, वह बस बेहोश हुई है। माँ, आप प्लीज माही को संभालिए। इतना कहकर वह मायरा को अपनी गोद में लेकर उसके कमरे की तरफ जाने लगते हैं, जो अब तक तैयार हो चुका था। उन्होंने माही को संभालने के लिए इसलिए कहा था, क्योंकि वह जानते थे कि माही ऐसी चीजें देखकर कितनी जल्दी डर जाती है और घबराने लगती है। जानकी जी भी माही जी को लेकर KSR के पीछे पीछे मायरा के कमरे की तरफ चली जाती है।
उनके पीछे बाकी लोग भी थे, क्योंकि वे सब भी मायरा के लिए चिंतित थे। केएसआर मायरा को उसके कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा देते हैं। तब तक डॉक्टर की पूरी टीम भी आ गई थी। डॉक्टर आकर मायरा का चेकअप करने लगते हैं और बाकी सब लोग नीचे लिविंग रूम में आकर डॉक्टर का इंतजार करने लगते हैं। अब वहां सिर्फ केएसआर बचे थे। उन्होंने सब लोगों को नीचे भेज दिया था, माही जी को भी। वे कमरे के बाहर डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर मायरा की पट्टी, ड्रेसिंग कर और ड्रिप लगाकर बाहर आते हैं। केएसआर उनके सामने खड़े थे। डॉक्टर अपना पसीना पोंछते हुए मायरा की हालत के बारे में उन्हें बताते हैं। दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है, फिर केएसआर उन्हें कुछ समझाते हैं कि नीचे सबको क्या बताना है। उसके बाद डॉक्टर की टीम केएसआर के साथ नीचे लिविंग रूम में आ जाती है। डॉक्टर को आता देख सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। दादा दादी और माही जी जल्दी से डॉक्टर के सामने आ जाते हैं और माही जी अपनी घबराई हुई आवाज में डॉक्टर से पूछती हैं, डॉक्टर क्या हुआ है मेरी बेटी को? वो बिल्कुल ठीक तो है ना? उनकी आवाज कांप रही थी। माही जी बात सुन डॉक्टर ने बहुत ही शांत आवाज में उन्हें समझाते हुए कहते हैं, मिस राठौर बिल्कुल ठीक हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर दादाजी की चिंता कम नहीं हुई। उन्होंने अपनी सख्त आवाज में डॉक्टर से पूछा, अगर मेरी पोती ठीक है तो फिर वो अचानक बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर उनका सवाल सुन उन्हें देखते हुए कहते हैं, देखिए सर, उन्हें अभी 2 दिन पहले ही मिस राठौर कोमा स्टेट से होश आया है, इसलिए वो थोड़ी कमजोर हैं। इतनी ब्लीडिंग की वजह से वो बेहोश हो गईं। उन्हें बस थोड़ी ज्यादा देखभाल की जरूरत है, बाकी सब ठीक है। फिर वो केएसआर की ओर देखकर बोले, अच्छा मैं चलता हूँ सर। उनकी बात सुन केएसआर ने सिर्फ अपना सिर हिला देते हैं। डॉक्टर के जाते ही केएसआर ने सबकी तरफ देखा। कुछ लोगों के चेहरे पर अभी भी चिंता के भाव थे, जिन्हें समझ वो अपनी शांत मगर सख्त आवाज में कहते हैं, मायरा ठीक है, आप लोग फिक्र मत कीजिए। बस ध्यान रहे कि उसके सामने कोई ऐसी बात न हो जो उसे पसंद न आए। ये बोलते हुए सबकी तरफ देखते हैं। जहां सब शांत हो रहे थे, जानकी जी की चिंता अभी भी बाकी थी। पर मायरा को अभी तक होश क्यों नहीं आया? अगर वो ठीक है तो? वो केएसआर से पूछती है। क्योंकि उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया है। जख्मों को भरने के लिए नींद बहुत जरूरी है। केएसआर ने उनकी बात बीच में ही काट दी। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर चले गए। बाकी सब भी अपने अपने कमरों में लौट गए। इस सब के बीच सब लोग सानिया को पूरी तरह भूल गए थे, जिसका दिल टूट चुका था। डॉक्टर उनका सवाल सुन उन्हें कहते हैं, देखिए सर, उन्हें अभी 2 दिन पहले ही कोमा स्टेट से होश आया है, इसलिए वो थोड़ी कमजोर हैं। इतनी ब्लीडिंग की वजह से वो बेहोश हो गईं। उन्हें बस थोड़ी ज्यादा देखभाल की जरूरत है, बाकी सब ठीक है। फिर वो केएसआर की ओर देखकर बोले, अच्छा मैं चलता हूँ सर। उनकी बात सुन केएसआर ने सिर्फ अपना सिर हिला देते हैं। डॉक्टर के जाते ही केएसआर ने सबकी तरफ देखा। कुछ के चेहरे पर अभी भी चिंता के भाव थे, जिन्हें समझ वो अपनी शांत मगर सख्त आवाज में कहते हैं, मायरा ठीक है, आप लोग फिक्र मत कीजिए। बस ध्यान रहे कि उसके सामने कोई ऐसी बात न हो जो उसे पसंद न आए। ये बोलते हुए सबकी तरफ देखते हैं। जहां सब शांत हो रहे थे, जानकी जी की चिंता अभी भी बाकी थी। पर मायरा को अभी तक होश क्यों नहीं आया? अगर वो ठीक है तो? वो केएसआर से पूछती है। क्योंकि उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया है। जख्मों को भरने के लिए नींद बहुत जरूरी है। केएसआर ने उनकी बात बीच में ही काट दी। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर चले गए। बाकी सब भी अपने अपने कमरों में लौट गए। इस सब के बीच सब लोग सानिया को पूरी तरह भूल गए थे, जिसका दिल टूट चुका था। अब आगे सानिया की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। हर कोई मायरा के लिए इतनी परवाह कर रहा था, ये देखकर उसके कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी जाए और मायरा का गला दबा दे। उसने गुस्से में अपनी मुठियां इतनी कसकर भींच ली थीं कि उसके नाखून हथेली में धंस चुके थे। जब सब लोगों ने सुना कि मायरा अब ठीक है तो वो लोग बिना सानिया और ध्यान दिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। सानिया ने एक आखिरी बार चौथी मंजिल की तरफ नफरत और गुस्से से देखा जहां मायरा का रूम था। फिर पैर पटकते हुए वो भी अपने कमरे में आ जाती है। अपने कमरे में घुसते ही सानिया को अचानक याद आता है चौथी मंजिल 4th फ्लोर की भव्यता, लग्जरियस था और सबसे ज्यादा मायरा का आलीशान कमरा। उसका रूम तो मायरा के रूम के सामने कुछ भी नहीं थी।
ये ख्याल आते ही वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी, नहीं मायरा, नहीं, यह सब मेरा है, सिर्फ मेरा। ये कमरा, पैसा, जायदाद, मम्मी पापा और विक्की, सब कुछ। मैं तुमसे वह सब कुछ छीन लूंगी जैसे मैंने पहले छीना था, और फिर तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। बहुत जल्द ये सब मेरा होगा, सोनिया का। उसकी आवाज में जहर घुल गया था। और तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इतना कहते ही सोनिया जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी किसी पागल की तरह पूरे कमरे गूंज रही थी। मायरा का कमरा किसी सपने जैसा था, जहां हर चीज बेजोड़ खूबसूरती और ऐश्वर्य का प्रतीक थी। पूरे कमरे में कांच का काम किया गया था, जिसमें बेहद खूबसूरत लाइट्स लगी हुई थी। कमरे के बीच में एक गोल आकार का बिस्तर था, जिसके ऊपर एक शानदार झूमर वाली छत थी। बिस्तर के ठीक सामने एक पूरी लेग दीवार थी। एक बड़ी सी बालकनी भी थी, जिसमें एक गोल सोफा, कुछ सिंगल सोफे और एक झूला लगा हुआ था। बालकनी की छत खुली थी। पूरे कमरे का रंग ग्रे और ऑफ वाइट के कॉम्बिनेशन में था। कुल मिलाकर मायरा का कमरा उस हवेली मैंशन का सबसे शानदार कमरा था। वहां की हर चीज, एक तकिए से लेकर कालीन तक, लाखों की थी, जिसे देखकर सिर्फ एक ही बात मन में आती है, वाह कितना पैसा है। रूम हो तो ऐसा कहा, इसका रूम कहा हमारा। खैर चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। दिन का समय हो चुका था और 3 लोगों को छोड़कर बाकी सबने खाना खा लिया था। मायरा अभी भी सो रही थी। वहीं माही जी और केएसआर का कुछ भी खाने का मन नहीं था। जानकी जी ने केएसआर से कह दिया कि वह माही को कुछ खिला दे, वरना उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। केएसआर और माही जी मायरा के कमरे में थे। माही जी मायरा के बिस्तर पर एक तरफ बैठी थीं। उनके आंसू अभी भी थम नहीं रहे थे और रो रोकर उनकी आंखें लाल और सूज गई थीं। उनका चेहरा भी लाल हो चुका था। वह मायरा को एक तरफ से गले लगाए हुए थी और उसके सिर को सहला रही थी। दूसरी ओर केएसआर मायरा के कमरे की बालकनी में खड़े थे। उनके हाथ में एक सिगरेट थी, जिसके वह रुक रुक कर कश ले रहे थे। वह सामने खाली आसमान को देख रहे थे, जहां न तो चांद था और न ही कोई तारा। उनके चेहरे पर पछतावे का भाव साफ झलक रहा था। उन्हें अब अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। उन्हें मायरा पहले वाली की बात मानकर इतनी जल्दबाजी में ये रिश्ता तय नहीं करना चाहिए था। आज उन्हीं की वजह से मायरा की यह हालत थी। सिर्फ सगाई की बात पर उसने खुद को इतना हद कर लिया। केसेरा को लगता ही कि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया, तो मायरा इस सगाई को रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है। वह विक्की की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। केसेरा यही सब सोच रहे थे कि उन्हें जल्द ही कोई न कोई हल निकालना होगा, जिससे मायरा को सगाई भी न करना पड़े और दोनों परिवारों के बीच रिश्ते भी न बिगड़े। जैसे ही केएसआर की सिगरेट खत्म हुई, उन्होंने ने उसे अपने स्लीपर से कुचल क्रश कर दिया और पीछे मुड़े। उनकी नज़र मायरा और माही जी पर पड़ती है। मायरा जो अभी भी सो रही थी और माही जी जिनकी रो रो कर बुरी हालत हो चुकी थी। उन्हें देखकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकलकर किचन की तरफ बढ़ गए। वो एक प्लेट में खाना निकालते और वापस मायरा के कमरे की ओर चल देते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा करते हुए कोई देख लेता है। केसेरा को खाना निकालते देख उस अनजान शख्स की मुट्ठी कस जाती है, मानो उसे पता हो कि यह खाना माही जी के लिए है। वह धीरे से बोला, नहीं, तुम खुश नहीं रह सकते, खुश कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। उसकी आवाज़ भले ही धीमी थी, पर उसमें नफरत बेशुमार भरी थी। केसरा कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करते हैं और खाने की प्लेट टेबल पर रख देते हैं। फिर वह माही जी के पास जाते हैं, जो मायरा के पास बैठी थी। केसरा माही जी की देखते हुए अपनी नर्म आवाज़ में उनसे कहते हैं, माही उठो, चलो खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, माही जी उनकी बात धीमी आवाज़ में कहती है, पर उनकी तरफ देखती भी नहीं है। केएसआर फिर थोड़ा प्यार से उन्हें समझाते हुए कहते हैं, माही जिद मत करो, तुमने दोपहर में लंच भी नहीं किया था। मैं जिद नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना, आप बस यहाँ से जाए। माही जी इस बार थोड़ी गुस्से में उनसे कहती हैं। उनकी बात सुनकर केसेरा अपना सिर सहलाते हैं, मानो मन ही मन कह रहे हों, ये माँ बेटी कितनी जिद्दी हैं। इतना सोचकर वह एक गहरी सांस छोड़ते हैं और इस बार थोड़ी सख्त आवाज़ में माही जी और देखते हुए कहते हैं, माही। उनकी तेज़ और सख्त आवाज़ सुनकर माही जी डर जाती हैं। मायरा के हाथ पर उनकी पकड़ और मजबूत हो जाती है और उनका रोना और तेज़ हो जाता है।
वह चुपचाप मायरा के पास सोफे पर जाके बैठ जाती हैं। माही जी की ऐसी हालत देखकर केएसआर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर वह सोफे पर माही जी के पास बैठ जाते हैं और उन्हें गले लगाकर शांत करने लगते हैं। कुछ देर में माही जी शांत हो जाती हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। केसर अपने हाथ से धीरे धीरे उन्हें खाना खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। खाना खाने के बाद भी वह कुछ देर तक माही जी को गले लगाकर बैठे रहते हैं। तभी माही जी की धीमी आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ती ही, जो मायूस होकर कह रही थी, हबी, एंजल हमसे नफरत करने लगी है। उनकी बात सुनकर केसर उनकी तरफ देखते हैं। माही जी की आंखें बंद होने लगी थी। वह नींद में जा रही थी, क्योंकि केसर ने उनके खाने में नींद की दवाई मिला दी थी, क्योंकि अगर वो ऐसा न करते तो माही जी सारी रात रोती ही रहती, जिससे उनकी तबीयत भी खराब हो सकती थी। माही जी की बात सुनकर केसर उनके सिर को सहलाते हुए बहुत प्यार से कहते हैं, नहीं माही, वह आपसे नफरत नहीं करती, बस थोड़ी सी नाराज है। पर उसने हमें मम्मा भी नहीं कहा और न ही हमें गले लगाया, हमसे बात भी नहीं की। माही जी नींद में ही उदास सी आवाज में कहती हैं, आप फिक्र मत कीजिए, वह बहुत जल्द आपसे बात करेगी, आपको गले भी लगाएगी। आपने ही तो उसे खुद से दूर भेजा था और उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, इसलिए वह बस आपसे थोड़ी नाराज है। पर हमने तो ये सब अपनी एंजल के लिए ही किया था। अगर हम उसको यहाँ से दूर नहीं तो वो उन्हें माँ र इतना कहते ही माही जी पूरी तरह से सो जाती हैं। माही जी की आधी अधूरी बात सुनकर केएसआर की आंखें गहरी हो जाती हैं। वह माही जी की तरफ देखते हैं, जो अब सो चुकी थी। वह जानना चाहते थे कि माही जी किसके बारे में बात कर रही थी। उन्होंने उनसे इस बारे में कई बार पूछा था, पर माही जी ने कभी कुछ नहीं बताया। आखिर क्या वजह थी जिसके लिए उन्होंने मायरा को खुद से दूर किया? क्या राज था जो माही जी किसी को नहीं बता रही थी? केएसआर सोचते हैं कि अब उन्हें जल्द ही उस बात का पता लगाना होगा जो माही जी को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इतना सोचकर वह एक बार माही जी को देखते हैं, जिनका मासूम चेहरा रोने की वजह से और भी मासूम लग रहा था। केसर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और वह माही जी के सिर पर किस करके उन्हें गोद में उठाकर मायरा के बिस्तर पर एक तरफ आराम से सुला देते हैं। फिर वो जाकर बेड के सामने मौजूद सोफे पर बैठ जाते हैं, एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर। अब उनके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। वह एक बार माही जी की तरफ देखते हैं, जो गहरी नींद में जा चुकी थी। फिर वह मायरा की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहते हैं, अपना ये ड्रामा बंद कीजिए, हम जानते हैं कि आप जाग चुकी हो। उनकी बात सुनकर मायरा, जो बहुत पहले ही जाग चुकी थी, जब केसर ने माही जी को खाना खाने के लिए कहा था, तभी वह केवल आंखें बंद करके लेटी थी और सारी बातें सुन रही थी। वह अपनी आंखें खोलती है तो उसकी हेजल ग्रीन आंखें सीधे केसर की गहरी आंखों से मिलती हैं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वह अपनी नज़र केएसआर से हटाकर माही जी की तरफ करती है, जो उसके बगल में ही सो रही थी। वह उनकी तरफ करवट लेकर उन्हें अपनी गहरी आंखों से देखते हुए धीमी आवाज में कहती है, बहुत प्यार करते हैं आप अपनी बीवी से डीडी, है ना? सोचिए, अगर आपका प्यार आपसे नफरत करने लगे या आपसे कहीं दूर, बहुत दूर चली जाए, तो आप क्या करेंगे डीडी? इतना बोलकर वह हंसते हुए केसर की तरफ देखने लगती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक थी, मानो वह प्रत्यक्ष इनडायरेक्टली रूप से कहना चाह रही हो, आपने मुझे मेरे अभी से अलग करने की सोची भी कैसे? इसकी सजा तो आपको मिलेगी ही। वही उसकी बात सुनकर केसर अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा आ जाता है। वह मायरा की तरफ देखकर अपनी सख्त आवाज में कहते हैं, खबरदार मायरा, ऐसा सोचना भी मत। हम जानते हैं कि आप हमारे फैसले से खुश नहीं हो, पर हमने ये फैसला आपके लिए नहीं लिया था। आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान मत बनो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने ये फैसला क्यों लिया और किसके लिए। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने अभी से। मायरा गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहती है। फिर जुनूनियत भरे भाव में वो आगे कहती है, बहुत जल्द मेरा अभी मेरे पास आ जाएगा और वह हमारे साथ रहेगा। मैं उससे शादी करूंगी। और सोचिए, जब उसे पता चलेगा कि आपने मेरी सगाई किसी और के साथ कराने की सोची, तो वह तो आपके इस मेंशन में आग ही लगा देगा। इतना कहकर मायरा हंसने लगती है। ये वह मायरा नहीं थी जो सबके साथ रहती थी। मायरा को भड़कता देख केसर मायरा को देखते हुए कहते, शांत हो जाओ मायरा, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर हमें थोड़ा समय दो सोचने के लिए।
ये सब जितना आसान दिख रहा है उतना नहीं है। केसेर ने मायरा को समझते हुए कहते हैं। अच्छा, समय चाहिए आपको? कितना समय? इतना बोल मायरा रुकती है, फिर केएसआर को घूरते हुए आगे कहती है, वैसे एक बात बताइए, जहां तक मुझे याद है वो, क्या नाम है उस लड़के का? हाँ, विक्की उर्फ विक्रम सहाय। वो तो मायरा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, तो वो इस सगाई के लिए मान कैसे गया? मायरा केसेर की तरफ गहरी आंखों से देखते हुए ये कहती है। उसके चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कान थी। मायरा का सवाल सुनकर केसेर पहले तो उसे घूरते लगते हैं, फिर आराम से सोफे पर बैठ जाते हैं और अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लाते हुए कहते हैं, शायद आप भूल गई हैं, हम कौन हैं? उसकी बात सुनकर मायरा भी बिस्तर पर टिककर बैठ जाती है और हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। शायद मैं ही हूँ जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। और पता है क्यों? केसेर उसकी बात सुन अपनी एक भौं ऊपर उठाते हैं जैसे पूछ रहा हो क्यों। मायरा उन्हें देख आगे कहती है, क्योंकि हम एक जैसे हैं। जो चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती, हम उसे छीन लेते हैं या तबाह कर देते हैं। हम बाहर से जितने शांत हैं, अंदर से उतने ही पागल हैं। क्यों? सही कहा ना, मिस्टर के.एस.आर. अंडरवर्ल्ड माफिया किंग ऑफ ब्लैक हॉर्स। इस समय मायरा के चेहरे पर एक अजीब सी खतरनाक मुस्कान थी, और मायरा की बात सुन ठीक वैसी ही मुस्कान के.एस.आर. के चेहरे पर भी आ जाती है। वह मायरा की इस बात सुनकर अपनी गहरी आवाज में कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे लिए उस लड़के की हाँ या ना मैटर नहीं करती थी, पर वह माँ पापा, मॉम डैड के दोस्त का परिवार था, इसलिए मैं सामने से ज्यादा दबाव नहीं बना सकता था। पर मैं अपनी बेटी का दिल भी तो नहीं तोड़ सकता था। इतना बोलकर वह रुकते हैं और मायरा की तरफ देखने लगते हैं। वही मायरा अपने चेहरे पर वही टेढ़ी मुस्कान लिए उसकी बात सुन रही थी। जब उसने केसेर को रुककर अपनी तरफ देखते पाया, तो वह उनकी बात पूरी करते हुए कहती है, जब वो आराम से आपकी बात नहीं माना, तो आपने उसके लंदन वाली ब्रांच का सबसे बड़ा वैध इलीगल प्रोजेक्ट लीक कर दिया। फिर उसकी मदद करने का दिखावा किया और उसके बदले उससे कहा कि उसे आपकी बेटी को खुश रखना होगा और उससे सगाई करनी पड़ेगी। वैसे भी दोनों खानदानों में उनके बच्चों की शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी। इतना बोल मायरा मुस्कुराते हुए रुक जाती, तो केएसआर उसकी बात को पूरा करते हुए कहते हैं, उसके पास ताकत पावर की कमी नहीं है, अंडरवर्ल्ड में काफ़ी पकड़ है उसकी। वो हमारी सोच से भी ज्यादा ताकत रखता है, पर इस प्रोजेक्ट में उसने बहुत पैसा लगाया था। मैंने उसके सारे स्रोत सोर्स बंद करवा दिए कुछ लोगों की मदद से। बस फिर क्या था, उसे सगाई के लिए मानना पड़ा, पर सिर्फ अस्थायी, टेम्पररी। इतना बोलकर वह रुक जाते हैं, अपनी जेब से एक सिगरेट निकाल और उसे जलाते हुए आराम से गहरा कश लेने लगते हैं। मायरा ने उन्हें रुकते देखकर कहती है, तो क्या अगर उसे किसी और स्रोत सोर्स से फंड मिल गया, तो वह इस सगाई को तोड़ सकता है? मायरा के सवाल पर केसेर ने एक गहरा कश भरा, उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, नहीं, अब तो चाहकर भी यह सगाई नहीं तोड़ सकता। आपको क्या लगता है कि मेरा बुना हुआ जाल इतना कमजोर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। राठौर और सहाय परिवार के बीच रिश्ता तय हो चुका है। अब एक हफ्ते बाद राठौर और सहाय परिवार के बीच का रिश्ता आधिकारिक ऑफिशियली अनाउंस रूप से घोषित होगा। मायरा उनकी पूरी बात सुन गुस्से में कहती है, मानना पड़ेगा आपके दिमाग को। दीदी, आपने एक ऐसा जाल बुना है जिसमें अब आप खुद भी फंस गए हैं। अगर वह इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता, तो आप भी इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकते। क्यों? सही कहा ना। मायरा की बात सुन केसेर एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, हम सही कह रही हो आप। गलती हो गई हमसे, हम ये रिश्ता अभी नहीं तोड़ सकते। हम चाहकर अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, पर बस कुछ समय के लिए। उसके बाद हम सब ठीक कर देंगे। ये कहते हुए केसेर के चेहरे पर काफी रहस्यमय भाव थे। वह मायरा से कुछ और कहने ही वाले थे, तभी उनके फोन पर कॉल आ जाता है, जिसे देख वह मायरा से अभी आता हुई कॉल लेकर बोल के रूम से बाहर आ जाते हैं। वहीं मायरा सिर्फ उन्हें अपनी गहरी आंखों से बाहर जाते हुए देख रही थी। उनके जाने के बाद मायरा बेड से उतरती है और एक गिलास में पानी लेकर बालकनी की तरफ आ जाती है और एक हाथ बालकनी से टिकाकर नीचे देखते हुए पानी पीने लगती है। अभी वह कुछ बहुत गहरी सोच में थी। उसके दिमाग में बार बार यही आ रहा था, सहाय, राठौर और सहाय के बीच रिश्ता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी यह सहाय शब्द सुना है, पर कब, यह उसे याद नहीं आ रहा था।
तभी उसकी नज़र बालकनी से नीचे थोड़ी दूर रोड पर जाती है जहां एक काली कार खड़ी थी। तभी कोई उस कार में से बाहर आता है और मैंशन के अंदर चला जाता है। मायरा उस जाते हुए शख्स का चेहरा देख लेती है, जिसे देख उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। वह उस पानी के गिलास को गोल गोल घुमाते हुए खुद से कहती है, इंटरेस्टिंग सानिया, इंटरेस्टिंग। हाँ, वह कोई और नहीं सानिया थी जो किसी लड़के के साथ आई थी और उसे बाय बोलते हुए किस भी कर रही थी। पसंद किसी और को करती हो और मौज किसी और के साथ। इतना बोल मायरा हल्का सा हंसती है और कहती है, क्या कहा था उस विक्की ने? मायरा से उसकी औकात नहीं है उसके साथ खड़े होने की भी। हम पता नहीं वो कितनों के साथ सो चुकी है। वो उसके लायक नहीं है। हम लायक, सही कहा, लायक नहीं है। तो क्यों ना तुम्हारे लिए कोई तुम्हारे लायक लड़की ढूंढी जाए। इतना बोल मायरा रुकती है, फिर अपने चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान लाकर कहती है, अब एंगेजमेंट होगी, वो भी 1 हफ्ते बाद, राठौर और सहाय खानदान के बीच, पर थोड़े ट्विस्ट के साथ। और मिस्टर विक्रम सहाय, औकात की बात की थी ना? अगर मैंने मायरा सिंह राठौर ने तुम्हें तुम्हारी औकात न दिखा दी तो तुम बताना। एक एक शब्द का बदला लूंगी तुमसे, वो वही पर्सनली जो तुमने मायरा से कहे थे। तुम्हें तो मैं पागल कर दूंगी। तुमने मायरा, पहले वाली मायरा को रिजेक्ट किया था, पर अब ये चेहरा तो मेरा है और मुझे अपने चेहरे पर रिजेक्शन बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें तो मैं पीछे कुत्ते की तरह घुमाऊंगी। तुम्हारे इस गुरूर को मैं अपने जूतों तले कुचल कर रख दूंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी और होठों पर एक बहुत खतरनाक मुस्कान, जो कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल सही नहीं थी। तभी केएसरा कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि मायरा कमरे में नहीं है। उनकी नज़रें बालकनी की तरफ जाती हैं और वह देखते हैं कि मायरा मुस्कुराते हुए कमरे में आ रही है। केएसरा उसकी मुस्कान देखकर उससे कहते हैं, अब क्या करने वाली हो तुम? मायरा का ध्यान उन पर नहीं था, पर अचानक आए आवाज से वह उनकी तरफ देखती है और कहती है, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ करने वाली हूँ? इतना बोलकर मायरा सोफे पर जाकर बैठ जाती है और केसेरा द्वारा लाए गए सामान को देखने लगती है, जिसमें डिनर और दूध था। मायरा की बात सुनकर केसो उसे जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हारी मुस्कान सामान्य नॉर्मल नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। केएसरा की बात को सुनकर भी अनसुना कर मायरा उनसे पूछती है, वैसे ये खाना मेरे लिए है क्या? हाँ, तुम्हारे लिए ही है, खा लो, केसेरा कहते हैं और खुद भी सोफे पर बैठ जाते हैं, अपने फोन में कुछ करने लगते हैं। मायरा खाना खाने लगती है। खाना लगभग खत्म हो चुका था। तभी वह केसेरा की तरफ देखकर कहती है, वैसे दीदी, आपकी बीवी को देखकर लगता नहीं है कि वह इतनी बड़ी है कि उनकी खुद की 19 साल की बेटी है। कहीं आपने बाल विवाह तो नहीं किया? केसेरा उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगते हैं। मायरा आगे कहती है, क्या ऐसे घूर क्या रहे हैं? देखिए ना, उन्हें देखकर कोई कहेगा कि इनकी 19 साल की बेटी होगी, खुद तो ये 10 साल के बच्चे की तरह रोती हैं। इतना बोलकर वह टेढ़ा हंस देती है। वहीं उसकी बात सुनकर कसक थोड़ा गुस्से में कहते हैं, तुम्हें मेरी बीवी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो जैसी भी है बहुत अच्छी है और बहुत मासूम भी। केसेरा की बात सुन मायरा सीरियस आवाज में आगे कहती है, जिससे केसेरा उसकी तरफ देखने लगते हैं। मायरा मही जी को देखते हुए अपनी गहरी आवाज में आगे कहती है, उनकी आंखों में मायरा के लिए बेशुमार प्यार है, पर जुबान पर नहीं। ऐसा लगता है जैसे वह खुद को रोक रही है। मायरा को अपनाने से क्या हुआ है 13 साल पहले ऐसा? मायरा मही के बारे में केसेरा से बात कर रही थी, जिसमें केसेरा उसकी बात से अग्री होते हुए कहते हैं, हम सही कह रही ही आप। केसेरा ने एक गहरी सांस ली और मायूसी भरी नज़र से मायरा की तरफ देखते हुए कहा, कुछ है जो माही को पता है और वो सबसे छुपा रही है। तुम्हारे घर से जाने के बाद वह रोज रात को घंटों रोया करती थी, अकेले में बैठकर, मुझसे भी बात नहीं करती थी। कुछ समय बाद वो नॉर्मल हुई और अक्सर मुझसे तुम्हारे बारे में पूछती थी। मैंने बहुत बोला कि तुमसे बात कर ले, पर उसने नहीं की। शायद इसीलिए, क्योंकि अगर वो तुमसे बात करती तो तुम घर आ जाती, जो वो नहीं चाहती थी। केसेरा की आवाज में दर्द था। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। जब उसे पता चला था कि वह प्रेग्नेंट है, उस दिन वो इतनी खुश हुई थी कि शायद जिंदगी में दोबारा वह इतना खुश नहीं हुई है। उसकी आंखों में नम्रता आ गई थी जब वह आगे बोले, और जब तुम पैदा हुई
तो इतने दर्द में भी बस तुम्हें देखकर हंस रही थी और बार बार मुझसे कह रही थी कुछ देखो हमारे बेटी बिल्कुल किसी एंजल के जैसे दिखती, इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और जब से तुम घर से गई हो तब से मैंने उसके फेस पर वो खुशी नहीं देखी जो पहले हुआ करती थी। कैसे ये सब माही जी की तरह देखते हुए बोल रहे थे और उनकी आंखों में कहीं न कहीं थोड़ी सी नमी आ गई थी यह सब कहते समय। आप फिक्र मत कीजिए। केएसआर की बात सुनकर मायरा ने उनकी तरफ देखते हुए अपनी आवाज में पूरा आत्मविश्वास भरकर कहा, बहुत जल्द वह खुद हमें बताएगी कि आखिर वह क्या बात है जो उनको इतना परेशान करती है। यह मेरा वादा है आपसे। मायरा की बात सुनकर केएसआर उसे देखते हुए कहते हैं, तुम भी कोशिश कर लो क्योंकि मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया, शायद तुम्हें ही बता दे। इतना कहकर केएसआर एक गहरी सांस लेते हैं और मायरा की तरफ देखते हुए आगे कहते हैं, काफी रात हो गई है, तुम जाओ और सो जाओ। मैं देखता हूँ इस सगाई का क्या करना है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मायरा ने केएसआर की बात को बीच में ही काटते हुए एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ये सगाई होगी वो उसी तारीख को और उसी जगह जहाँ तय हुई है। मायरा की बात सुनकर केएसआर चौंक जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। आप ये क्या कह रही हैं? इतना कहते ही उनकी आवाज धीमी हो जाती है जैसे उन्हें कुछ समझ आया हो। उन्हें मायरा की कुछ देर पहले वाली खतरनाक मुस्कान की वजह समझ आ जाती है। वह मायरा की तरफ देखते हुए पूछते हैं, क्या करने वाली हैं आप? यह एक सरप्राइज है। मायरा ने अपनी मुस्कान गहरी करते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, न किसी को मारूंगी न किसी को किडनैप करूंगी, जो भी करूंगी बहुत शांति से करूंगी। इतना बोलकर मायरा केएसआर को एक बड़ी सी मुस्कान देती है जो उसके चेहरे पर बेहद शैतानी लग रही थी। मायरा की गोलमोल बातें सुनकर केएसआर उसे समझाते हुए कहते हैं, मायरा जो भी करना बहुत सोच समझकर करना क्योंकि यहाँ हर कदम पर दुश्मन बैठे हैं। तुम्हारा एक गलत कदम और तुम खतरे में हो सकती हो। मायरा उनकी बात सुनकर बड़े शांत लहजे में कहती है, कूल दीदी कूल, आप बस सगाई की तैयारी कीजिए, आखिर आपकी बेटी की सगाई है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, और एक बात दीदी, मीडिया को भी बुलाना मत भूलना सगाई की पार्टी में। मायरा कुछ सोचते हुए केएसआर से कहती है, मीडिया वैसे भी आने वाली है क्योंकि डेट को एक घोषणा अनाउंसमेंट करनी है सबके सामने। केएसआर उसकी बात सुनकर कहते हैं, घोषणा अनाउंसमेंट किस चीज के लिए? कहीं सारी प्रॉपर्टी अपने पोते शान के नाम तो नहीं करने वाले हैं? मायरा उनकी बात सुनकर हंसते ही कहती है, अभी उन्होंने बताया नहीं है पर शायद तुम्हारे परिवार में आने की घोषणा है और साथ में कुछ और भी। केएसआर उसकी तरफ देखकर कहते हैं, मायरा हम ठीक है, देखते हैं क्या क्या होने वाला है एक हफ्ते बाद। अभी आप जाइए यहाँ से, मुझे सोना है। मायरा ने केएसआर को देखते हुए कहा, जिस पर केएसआर अपना सिर हिलाते हुए माही जी की तरफ जाने लगते हैं। मायरा उन्हें रोकते हुए, अरे उधर कहाँ जा रहे हैं आप? गेट इधर है। उसकी बात सुनकर केएसआर चिढ़ते हुए कहते हैं, हाँ मुझे पता है गेट कहाँ है, मैं बस माही को लेकर जा ही रहा हूँ। मायरा केएसआर की तरफ देखते हुए कहती है, उनको रहने दीजिए यहीं पर, उनको अभी आपकी नहीं उनकी बेटी की जरूरत है। जिस पर केएसआर उसे घूरकर देखते हुए कहते हैं, मैं माही को यहाँ छोड़कर जाऊं तुम्हारे पास, ये पता होते हुए भी कि तुम्हारी मूड का कोई भरोसा नहीं है। उसने कितनी बार तुम पर गुस्सा किया और तुमने अभी तक उसे कुछ नहीं कहा ना किया, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करोगी भी नहीं। उनकी बात सुनकर मायरा हल्का सा हंसकर कहती है, रिलैक्स दीदी रिलैक्स, मैं खा नहीं जाऊंगी आपकी बीवी को, फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं करूंगी, जाए आप, उन्हें रहने दीजिए यहीं। उनकी बात सुनकर मायरा हल्का सा हंसकर कहती है, रिलैक्स दीदी रिलैक्स, मैं खा नहीं जाऊंगी आपकी बीवी को, फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं करूंगी, जाए आप, उन्हें रहने दीजिए यहीं। जब उनकी आंखें खुलेंगी और वो अपने सामने मेरा चेहरा देखेंगी तो वो ज्यादा खुश होंगी आपका चेहरा देखने से, इसलिए जाए यहाँ से, नहीं तो मैं उनको सुबह बता दूंगी कि आपने उनके खाने में नींद की दवाई मिलाई थी। केएसआर उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखते हुए कहते हैं, ध्यान रखना उसका और अपना भी, ये लो दवा खा लो और आराम करो। इतना बोलकर केएसआर मायरा के हाथ में दवा देकर कमरे से चले जाते हैं। वहीं मायरा उन्हें जाते हुए देख रही थी, एक नज़र दवा को देखकर मुंह बनाकर उसे खा लेती है। आखिर दवा खाना किसे पसंद होता है, चाहे वो माफिया हो या कोई आम इंसान।
मायरा जाकर बेड पर लेट जाती है और कुछ देर तक माही जी को देखती रहती है। वह चाहकर भी उनसे गुस्सा या नफरत नहीं कर पा रही थी।